इसके बाद अब हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंडिया क्यों लिखा हुआ है। तो कानून जो वो इंग्लैंड में बन रहा है, लेकिन जो कानून बन रहा है वो इंडियन टेरिटरी के लिए बनाया जा रहा है। तो इंडिया पर ये कैसे रूल करेंगे, इसके लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन डिसाइड की, इसीलिए हम यहाँ पर इंडिया टर्म यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पिट्स का मतलब क्या है, दरअसल जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया उस समय इंग्लैंड में जो सरकार थी या जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विलियम पिट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो कंपनी के लिए काम कर रही थी और इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार भी है, और गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कंपनी इस तरह से काम करे कि इससे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया से इंग्लैंड को पहुंचे। यानी कि वो इंडिया को एक तरह से रिसोर्स की तरह देख रही थी और वो चाह रहे थे कि इस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इंग्लैंड के फेवर में किया जाए। जैसे मान लीजिए बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, क्योंकि उस समय बंगाल काफ़ी बड़ा स्टेट हुआ करता था मुगलों का। क्योंकि जिस समय की बंगाल की बात हो रही है उस समय बंगाल में पूरा बांग्लादेश भी था, आज का पश्चिम बंगाल भी था, बिहार भी उसी में आता था, झारखंड भी उसी में आता था, और उड़ीसा भी उसी में आता था, और असम के कुछ इलाके भी उसी में आते थे। अब अंग्रेज ये सोच रहे थे कि बंगाल हमारे कब्जे में है और यहाँ जो ज़मीनी खेती है वो बहुत उपजाऊ है। वो चाहते थे कि यहाँ इंडिगो मतलब कि नील के प्लांट्स लगाए जाएं। नील की उस टाइम वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो अब देखिए कि खेत का मालिक कौन है, किसान। और अंग्रेज ये चाह रहे थे कि किसान नील की खेती पैदा करें, क्योंकि वो इन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेकर आएंगे। और ये कैसे करें, क्योंकि ये तो इंग्लैंड में बैठे हैं, तो इन्होंने इंग्लैंड से कंट्रोल बनाना चाहा कंपनी पर। और इन्हें मालूम था कि जब कंपनी पर चाबुक पड़ेगा तो वो चाबुक किसे मारेगा, इंडिया पर। यानी डबल कंट्रोल चल रहा है। तो फायदा लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया कि आज के बाद जो गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, ये वही करेगी जो डायरेक्शन गवर्निंग बॉडी देगी। तो गवर्नमेंट तो इंग्लैंड के लिए काम कर रही है, तो इन्होंने अलग से गवर्निंग बॉडी सेटअप कर दी और उसका नाम क्या रखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका काम था कि वो कंपनी के गवर्निंग बॉडी पर कंट्रोल रखे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी एक नई गवर्निंग बॉडी सेटअप की थी, तो आंसर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके बाद अगर क्वेश्चन बनेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट। और किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया, तो 1784 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो किन चीजों का गवर्निंग करेगी या किस तरह की गवर्निंग बॉडी है, तो वो है कमर्शियल अफेयर्स की, मतलब किससे ट्रेड करना है, कहाँ फैक्ट्री लगानी है। लेकिन जो पॉलिटिकली मैटर है इंडिया का, उसका कंट्रोल अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सरकार ने कंपनी पर अपना कंट्रोल और बढ़ा दिया। इसके बाद इंग्लैंड में जो बिजनेस ग्रुप थे उन्होंने सरकार को प्रेशराइज करना शुरू किया कि हम लोगों को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दीजिए। और इसके बाद सरकार को स्टेप लेना पड़ा। तो सरकार ने जो पहले कंपनी को लाइसेंस दिया था, जैसा हमने अभी आपको बताया था, जिसे चार्टर कहा गया था, उन्होंने कहा कि हम चार्टर का रिन्यूअल करेंगे। तो 1813 में आप देखेंगे कि कंपनी के चार्टर का रिन्यूअल हुआ और इनके पास जो एकाधिकार व्यापार का राइट था उस ट्रेड को अब खत्म कर दिया गया। इसका मतलब अब अदर कंपनी भी इंडिया में ट्रेड बिजनेस करने आ सकती हैं। लेकिन इनके पास चाय और चीन के साथ एकाधिकार तब भी बना रहा। ये याद रखिएगा कि इनके पास चाय और चीन का एकाधिकार अभी भी बना रहा। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे 1813 का एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। इसका नामकरण ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर हुआ। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस कानून के बल पर ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। उसने भारतीय मामलों की देखरेख के लिए
6 कमिश्नर नियुक्त किए। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते थे। अब निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में व्यापारिक क्रियाकलापों का उत्तरदायित्व था, जबकि राजनीतिक क्रियाकलापों मतलब कि सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना था। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथों में दे दिया, ताकि अगर एक सदस्य का समर्थन भी गवर्नर जनरल को प्राप्त हो तो वह अपनी बात मनवा सके। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया। इस कानून के साथ भारत में ब्रिटिश विजय का एक नया युग आरंभ हुआ। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की राष्ट्रीय नीति का एक साधन बन गई और अब भारत का शासन इस प्रकार चलाया जाना था कि उससे ब्रिटेन के शासक वर्गों के सभी भागों के हित पूरे हो सकें। जैसा कि आप देख ही रहे हैं और भी हमने आपको डिटेल में समझा भी दिया है। भारत और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार सुरक्षित पाकर कंपनी भी संतुष्ट हो गई। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त करने तथा सेवा मुक्त करने का लाभदायी अधिकार डायरेक्टरों के हाथों में बना रहा। इसके अलावा भारत की सरकार को भी उन्हीं के माध्यम से चलाए जाने की व्यवस्था थी। अब हम पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। पिट के इंडिया एक्ट ने वह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1857 तक चलाई गई, परंतु बाद के कानूनों में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिससे कंपनियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों में कमी आई। वर्ष 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का पद भी दिया गया। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ये दोनों एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी आपको बताया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद ये है 1813 का चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब 1813 के एक्ट को जानते हैं। अब हुआ क्या, इस टाइम तक भारत में अंग्रेजों की एक और पॉलिसी धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रही थी। इंडिया में जब अंग्रेजी व्यापारी आए तो यहाँ पर इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, यानी कंपनी रूल इस्टेब्लिश हो गया और धीरे धीरे इनको एक आवश्यकता महसूस होने लगी कि क्यों ना इंडिया में लोगों के बीच कुछ इस तरह से प्रोपोगेशन किया जाए, इनके अंदर ऐसी फीलिंग लाई जाए कि ईसाई धर्म सबसे महान है और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करा सकेंगे और ईसाई धर्म के जितने फॉलोअर्स यहाँ बढ़ेंगे उतना ही हमारा बेस मजबूत होता जाएगा। इस काम के लिए अंग्रेजों ने एक पूरी संस्था बुलाई जिसे कहते हैं ईसाई मिशनरी। मिशनरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये मिशन पर निकले थे। इनका कहना था कि इंडिया में बहुत सारे पुअर क्लास के लोग हैं, मतलब कि गरीब वर्ग के लोग हैं और यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं जो अभी सिविलाइज्ड नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि इन सब की भलाई के लिए, यानी कि हम चैरिटी वर्क के लिए यहाँ आए हैं, मतलब यहाँ ये माइंड सेट करने का प्रयास करने लगे। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ईसाई मिशनरियों को इंडिया में चैरिटी वर्क करने के लिए परमिशन किस एक्ट में दी गई, तो वो है 1813 का चार्टर एक्ट। ये जो क्वेश्चन हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं इनको साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। जैसा हमने आपको समझाया था, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा था और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई,
पर चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, किंतु भारत की सरकार तथा उसका राजस्व कंपनी के हाथों में ही बना रहा। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के हाथों में ही रहा। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, लेकिन पहले इसको भी समझ लेते हैं। अगर 1833 के चार्टर एक्ट की बात की जाए तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के प्रशासन को सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश कर रही थी। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है होल सोल कमांड एक जगह से निकले, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हुआ नहीं था। इसकी बिगनिंग अगर देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो चुकी थी, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर का सबऑर्डिनेट बना दिया गया था। लेकिन अब ये टाइम आ चुका था कि पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजी राज कायम हो गया था, पूरा इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में था। तो इन्होंने कहा कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए और वो जो भी कमांड देंगे उसे सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मानेगी, और उसी सेंट्रल अथॉरिटी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, मतलब कि भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अगर इससे भी पहले बात की जाए तो उससे पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब कि अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सबसे पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद एक नया पद आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर एक नया पद आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा। और उस समय चूंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम भी याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया, और इनको इतनी कमांड दे दी गई कि अल्टीमेटली इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी फैसले ये लेंगे सारी स्टेट अथॉरिटी यानी कि सारी स्टेट गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए किस अधिनियम द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, मतलब कि पूरी तरीके से केंद्रीकृत कर दिया गया, तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंपनी को जो चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार था वो भी छीन लिया गया, और चाय के साथ एकाधिकार को भी छीन लिया गया। बल्कि ये भी कह दिया गया कि अब कंपनी एक तरीके से कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई, यानी इसका जो व्यापारिक कार्य था उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया, और इसे जिम्मेदारी दे दी गई कि आप प्रशासनिक कामों में ही इन्वॉल्व होकर चलें और आप व्यापारिक कार्य पूरी तरह से छोड़ दें। इसके बाद अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस एक्ट के थ्रू कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया गया, तो वो है 1813 का एक्ट। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि किस एक्ट के थ्रू एकाधिकार के व्यापार को कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब इसको रीड कर लेते हैं। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब उसे ही कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 10.5% लाभांश। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कड़े नियंत्रण में रहकर भारत में सरकार कंपनी चलाती रही। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, लेकिन पहले इसको भी समझ लेते हैं।
जैसे कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसके पास सिविल पावर भी थी, मतलब कि पब्लिक पावर भी थी, और साथ में मिलिट्री पावर भी थी। लेकिन इसके पास एक और स्पेशल अथॉरिटी हुआ करती थी, और वो क्या थी कि वो कुछ रूल रेगुलेशन खुद बनाता था। ये बात अलग है कि इसके लिए उसे इंग्लैंड से अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब ऐसा नहीं होगा। ये कह रही है कि इनके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो अलग होने चाहिए और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो अलग होना चाहिए। इसके लिए इसने कहा कि एक नई बॉडी इंडिया में काम करेगी और इसका नाम होगा ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद जिसे कहा गया। इसका मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव भी काम करेगी। और गवर्नर की बात की जाए तो वो भी अकेले काम नहीं कर रहा था, गवर्नर को भी असिस्ट करने वाली टीम होती थी जिसे काउंसिल कहते थे, जिसमें 6 मेंबर होते थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करेगा तो ये 6 लोग इसको असिस्ट करेंगे, लेकिन जब वो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग करेगा तो इसमें 6 मेंबर और आएंगे, किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, यानी कि 12 मेंबर की टीम होगी तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह काम करेंगे, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि लेजिस्लेशन क्या होगा। तो कुछ हद तक इन्होंने एक स्टेप लिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट करने की यहाँ कोशिश की। इस तरह से पहली बार कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने की इन्होंने कोशिश की। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब जैसे कि आज गवर्नमेंट करती है, और लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब जैसे कि आज पार्लियामेंट करती है। अब इसमें एक पॉइंट और समझिए जो इंपॉर्टेंट है। इस समय तक भारत में कुछ हद तक पॉलिटिकली अवेयरनेस आ चुकी थी, लोगों का सोचने का ढंग बदल रहा था। लोग ये सोच रहे थे कि हम गुलाम क्यों हुए, और उसकी वजह उन्हें ये समझ में आ रही थी कि हम यूनाइट नहीं हैं। तो लोगों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। लोगों में इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और पार्टी भी उन्होंने बनाना शुरू की। पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता था। तो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, ये लोग इंडिया में सिविल मैटर को डील करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स के थ्रू काम करते थे, लेकिन इन सबका जो रिक्रूटमेंट है वो इंग्लैंड से होता था। ये लोग अपने आधार पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स करते थे, और उसके आधार पर ये सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करके इंडिया में काम करने के लिए भेजते थे। इंडियंस क्या डिमांड कर रहे थे कि आप ही प्रशासन में क्यों काम करें, हमारे देश का काम है, हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें ही पार्टिसिपेंट नहीं बनाया जा रहा है। तो अंग्रेजों का कहना था कि आपके पास टैलेंट ही नहीं है, मतलब कि उनका कहना था कि भारतीयों के पास टैलेंट ही नहीं है। तो इंडियंस ने कहा कि टैलेंट को चेक करने के लिए कम से कम कोई क्राइटेरिया तो बनाया जाए। तो इंडियंस की एक डिमांड थी कि हमें भी आईसीएस बनाया जाए। फिर इसके बाद ओपन कंपटीशन मतलब खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, और इसके लिए एक कमीशन सेटअप किया गया, मतलब कि एक आयोग सेटअप किया गया। इस तरह से भारत में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन का रास्ता खोल दिया गया, और भारतीयों ने भी दिखाया कि हमारे पास भी टैलेंट है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम किस एक्ट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो अब इसको भी देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जैसा हमने अभी आपको समझाया था। इस तरह विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था को आरंभ किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसको ये इंपॉर्टेंट है कि किस समिति के द्वारा ऐसा हुआ, मैकाले समिति। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। अब अगली क्लास आपकी क्राउन रूल यानी कि ताज शासन पर शुरू होगी।